नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम करने वाले एआईबी में आने वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व इंडियन एविडेंस एक्ट के हम करने वाले हैं आज। ठीक है दोस्तों, द ड्राफ्ट ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 वॉज प्रिपेयर्ड बाय। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? दोस्तों इंडियन एविडेंस एक्ट का ड्राफ्ट किसके द्वारा किया गया था? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। इसका आंसर है बी, सर जेम्स एफ स्टेफन के द्वारा। सर जेम्स एफ स्टेफन के द्वारा इंडियन एविडेंस एक्ट को ड्राफ्ट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू। भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहाँ पे लागू होता है? दोस्तों भारतीय साक्ष्य अधिनियम एफिडेविट पे लागू नहीं होता है और ना ही ये आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग पर लागू होता है। दोस्तों ये ओनली जुडिशियल प्रोसीडिंग पर, न्यायिक कार्यवाही पर ही लागू होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द इंडियन एविडेंस अनअर्थड बाय स्नीफर डॉग फॉल्स अंडर। सूंघने वाले कुत्ते द्वारा निकाला गया साक्ष्य। जो डॉग होते हैं, डॉग को लेके जाते हैं कि भाई एविडेंस को तलाशते हैं, तो वो जो एविडेंस तलाशते हैं उन एविडेंस को क्या बोलते हैं दोस्तों? साइंटिफिक एविडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक साक्ष्य। डी इसका आंसर है। ठीक है, साइंटिफिक एविडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 प्रोवाइड्स दैट the evidence may be given in of facts in issue and relevant facts। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में किस धारा में बताया गया है कि विभागक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों द्वारा ही साक्ष्य लिए जा सकते हैं? ये सेक्शन नंबर 5 में बताया गया है। दोस्तों ये रेलिवेंट फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट क्या होते हैं? फैक्ट इन इशू का मतलब होता है भाई ए और बी के बीच में लड़ाई हो गई, ठीक है, झगड़ा हुआ, तो झगड़ा किस बात पे हुआ वो फैक्ट इन इशू है, किस को क्या इशू था। ठीक है, और फिर ए ने बी पर मान लो डंडे से मारा, बी ने ए ने बी को पर मारा, तो ये जो ए ने जिससे मारा, जैसे चाकू से मारा, तो वो चाकू क्या एक रेलिवेंट फैक्ट है। ठीक है, तो ये फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट। ठीक है, विभागक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों में दिया जा सकता है, सिर्फ इसी में ही हम एविडेंस को कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड टीआईपी। जो टीआईपी होती है पहचान की कार्रवाई, वो कौन से सेक्शन में है? सेक्शन नंबर 9 में बताई गई है और ये पूछ रहा है कि कौन सी विधि के अंदर है। तो इसमें क्या है, टीआईपी को दोस्तों कोरोबोरेटिव एविडेंस माना जाता है। ठीक है, संपोषक साक्ष्य, बी इसका आंसर है टीआईपी का। सेक्शन 9 है टीआईपी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बर्डन ऑफ प्रूफ इन केस ऑफ प्ली ऑफ एलिबाई इज। अनियंत्रण उपस्थिति का अभिवाक को सिद्ध करने का भार किस पे होता है? दोस्तों बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है, ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ प्ली ऑफ एलिबाई, एलिबाई के अंदर मतलब सेक्शन 11 में बताया गया है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ प्ली ऑफ एलिबाई होता है वो ऑन एक्यूज्ड के ऊपर होता है, अभियुक्त के ऊपर होता है। मतलब कि ए ने बोला कि भाई बी ने चोरी करी, ठीक है, बी ने, अब बी क्या बता रहा है कि भाई मैं तो उस दिन कहाँ पे था, मैं उस दिन तो मैं मुंबई में था, तो उसको सिद्ध करना पड़ेगा बी को, एक्यूज्ड को, कि मुंबई में था। ठीक है, या तो उसको कोई ना कोई ऐसा एविडेंस बताना है, दिखाना है कि वहां में मुंबई में उस दिन था, होटल में था, या कोई पर्ची हो, कुछ भी हो, ठीक है, कोई भी एविडेंस हो, वो बर्डन किसके ऊपर? अब एक्यूज्ड के ऊपर है। ठीक है, तो ये वो बचने का अपना यही तरीका दिखाएगा, ये बचने का उसका एक तरह से एक उस पे एक पॉइंट मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स ओनली विद सिविल मैटर। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा केवल सिविल मामलों से ही संबंधित है? सिविल मामले जो है सेक्शन 23 से ही संबंधित है एविडेंस एक्ट का। ठीक है, डी इसका आंसर है सेक्शन 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर इज इन एडमिसिबल अंडर। पुलिस ऑफिसर के समक्ष की गई संस्वीकृति किस धारा के अंतर्गत ग्राहक नहीं है, मतलब कोई एडमिशन नहीं है? भाई देखो, कोई भी पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, पुलिस ऑफिसर कोई भी मतलब कोई भी कन्फेशन कराता है, कोई भी किसी भी एक्यूज से या कोई भी पर्सन है उससे कबूल करवा लेता है कि भाई अपना स्टेटमेंट दो, तो वो स्टेटमेंट मान्य नहीं होगी, उसे माना नहीं जाएगा। स्टेटमेंट कब मानी जाती है? 164 के बयान या 161 के कोई भी स्टेटमेंट जब भी माने जाते हैं जब वे कोर्ट के अंदर बता सके। ठीक है, तो सेक्शन 25 में बताया गया है कि पुलिस ऑफिसर के समक्ष कोई भी स्टेट अगर कन्फेशन की गई है तो उसको उनको एडमिसिबल नहीं माना जाएगा। ठीक है, सेक्शन 25। एक्सपर्ट ओपिनियन इज रेलिवेंट अंडर सेक्शन।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर का जो विशेषज्ञों की राय ली जाती है, एक्सपर्ट की राय, तो कौन से सेक्शन में बताया गया? सेक्शन नंबर 45। ठीक है, सेक्शन नंबर 45 में बताया गया, डी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद प्राइमरी एविडेंस? प्राथमिक साक्ष्य कौन से होते हैं, वे कौन से सेक्शन में बताए गए हैं, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। प्राइमरी एविडेंस जो होते हैं कौन से सेक्शन में है, इनमें से देख के बताएं, कमेंट बॉक्स में करके बताएं। ठीक है, ए है, बी है, सी है, डी है, कौन सा है? नेक्स्ट है, यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, विच विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट विद सेकेंडरी एविडेंस? क्या है? सेकेंडरी एविडेंस कौन से सेक्शन से संबंधित? द्वितीय साक्ष्य कौन से सेक्शन से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सेक्शन 63। अब देखो, प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है? प्राइमरी एविडेंस जैसे कि भाई मेरे पास ओरिजिनल क्या है, ओरिजिनल पेपर है, किसके? ओरिजिनल पेपर है प्रॉपर्टी के। ठीक है, और सेकंड एविडेंस में मेरे पास फोटोकॉपी है, तो ये सेकेंडरी एविडेंस है। पहले कोर्ट को क्या है भाई, को अभी जब तक तुम्हारा प्राइमरी एविडेंस है तो उसको दिखाना पड़ता है, लास्ट में कोर्ट जब तुम्हारे पास कोई एविडेंस ही नहीं तो आपको सेकेंडरी एविडेंस को कोर्ट बोलते सेकेंडरी एविडेंस दिखा सकते हो। तो फर्स्ट क्या है कि आपको प्राइमरी एविडेंस ही दिखाना पड़ता है। तो इसमें बताया गया है कि द्वितीय साक्ष्य में द्वितीय साक्ष्य में क्या है, सेकेंडरी एविडेंस इसके अंदर क्या है? तो ये सभी सेकेंडरी एविडेंस है। सर्टिफाइड कॉपी, प्रमाणित प्रतियां, कॉपी ऑफ कोई भी किसी भी ओरिजिनल की कॉपी, ठीक है, डुप्लीकेट कॉपी है या कोई भी कॉपी हो, कोई भी फोटोकॉपी हो, तो वो सब सेकेंडरी एविडेंस के अंदर आता है। तो ये सब ऑल अबव, तो ये सब सेकेंडरी एविडेंस के अंदर आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, यहाँ पे बोला है कि द कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स मे बी प्रोवाइड अंडर सेक्शन। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के जो भी एविडेंस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, वे कौन से सेक्शन में बताए गए हैं? वो सेक्शन 65 बी। ठीक है, सेक्शन 65 बी है। वे जो है आईटी एक्ट 2000 में इसको लागू किया गया था, और 65 बी को जो भी आईटी के द्वारा, मतलब टेक्नोलॉजी के द्वारा जो भी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के द्वारा जो भी एविडेंस प्राप्त किए जाते हैं, है ना, उन सभी को हम सेक्शन 25 बी के अनुसार हम उसको एविडेंस के तौर पे ले सकते हैं। ठीक है, जैसे फोटोग्राफ हो गए या वीडियोग्राफी हो गई, वो सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डिफाइंस पब्लिक डॉक्यूमेंट? ठीक है, पब डॉक्यूमेंट ये भी होते हैं, दो तरह के डॉक्यूमेंट है, पब्लिक डॉक्यूमेंट और एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट। ठीक है, लोक दस्तावेज हिंदी में बोलेंगे तो इसको लोक दस्तावेज की परिभाषा कौन से सेक्शन में दी गई है? लोक दस्तावेज की परिभाषा दोस्तों 74 में दी गई है, सेक्शन 74 में दी गई है। लोक दस्तावेज कौन से होते हैं ये देखो, जैसे कि शासकीय उद्घोषणाएं, कोई भी ऑर्डर, दखलनामा, खसरा खतौनी, ठीक है, न्यायालयों की डिक्रियां, न्यायालयों के निर्णय, गिरफ्तारी वारंट, मजिस्ट्रेटों के कार्यों से निर्मित अभिलेख, संस्वीकृतियां, परमिट हो गया, ठीक है, सरकारी राजपत्र, अधिनियम, अधिसूचना, मतदान पत्र, तो ये सब और भी है वो, ये सब क्या है? ये सब हमारे पब्लिक डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला कि को इनमें से चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प को चुनिए। इसके अंदर सही विकल्प क्या है? प्राइवेट डॉक्यूमेंट। प्राइवेट डॉक्यूमेंट को सेक्शन 75 में डिफाइन किया गया है। ठीक है, सेक्शन 75, 74 में क्या था? पब्लिक डॉक्यूमेंट। सेक्शन 75 में क्या है? प्राइवेट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 हम करने वाले, ये बोल रहे हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ हैज बीन डिफाइंड। बर्डन ऑफ प्रूफ कौन से सेक्शन में बताएगा? सबूत का भार। सबूत का भार दोस्तों 101 सेक्शन 101 में बताया गया। सबूत का भार किस पे होता है? सबूत का भार दोस्तों हमेशा प्रोसिक्यूशन, जैसे ए और बी, ए ने आरोप लगा दिया बी के ऊपर कि ए ने बी के ऊपर आरोप लगाया है कि बी ने उसके घर पे चोरी करी है, मगर ए के ऊपर क्या है? ए के ऊपर ये बर्डन रहेगा कि सबूत दिखाओ भाई, भाई सबूत दिखाओ ये कि तुम क्यों उस पर आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द बर्डन ऑफ प्रूफ जनरली लाइज ऑन। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर भार होता है? ये प्रोसिक्यूशन पर। ठीक है, अभियोजन पक्ष के ऊपर होता है, ध्यान रखें। बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा अभियोजन पक्ष के ऊपर ही रहेगा कि वो उस पर क्यों आरोप लगा रहा है। ए ने बी पर ही आरोप लगाया कि भाई बी ने उसको मतलब कि डंडे से मारा है या कोई प्रहार किया है, तो उसको ये सबूत दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेथ में बी प्रिज्यूम इफ इट इज प्रूव्ड दैट वन हैज बीन हियर्ड ऑफ फॉर। किसी व्यक्ति की मृत्यु की उपधारणा की जा सकती है, उसके बारे में सुना नहीं गया है, तो 7 वर्ष। ठीक है,
7 वर्ष। भाई कोई ए है, जैसे ए और बी है, ठीक है, हस्बैंड और वाइफ है, तो बी क्या है, बी जैसे हस्बैंड है, ये 7 साल से लापता है, पता नहीं है इसके बारे में कहीं पे भी है, कुछ भी नहीं है, ये ना पूरी कोशिश कर ली खोजने में 7 साल तक, तो हम ये मान सकते हैं कि बी मर चुका है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल इज अ, विबंध का सिद्धांत किससे संबंधित है। दोस्तों डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल जो है सेक्शन 115 से संबंधित है, जो है ये रूल ऑफ एविडेंस की बात करता है, साक्ष्य का नियम, ठीक है, रूल ऑफ एविडेंस है ये एविडेंस का रूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पिटेंट विटनेस, इनमें से कौन सक्षम साक्ष्य नहीं है। देखो डीप होता है वो सक्षम साक्षी माना जाता है, माइनर चाहे 16-18 साल से कम हो, जैसे कि कोई 12 साल का बच्चा हो, ये देख के बता सकता है कि ए ने बी को मारा है, ठीक है, एक तरह से एक विटनेस का काम, विटनेस बन सकता है। डम, ठीक है, जो बोल नहीं सकता वो भी एक तरह से वो विटनेस बन सकता है, वो इशारा करके वो बता सकता है, लिख के बता सकता है, ठीक है। कभी भी ध्यान रखना, जो डम होते हैं, जो मतलब बोल नहीं सकते, वे लिख कर अगर कोई भी एविडेंस देते हैं, उसको ओरली एविडेंस माना जाता है, ठीक है। तो इसका इसमें ये बोला है कि कौन सक्षम नहीं है एविडेंस देने के लिए, मेंटली जो मानसिक रूप से होते हैं, मानसिक रूप से जो दिमागी रूप से पागल होते हैं, जो दिमागी रूप से हो जाते हैं, तो वे सक्षम साक्षी नहीं माने जाते, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।